स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास 5 करने वाले हैं। पिछले 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, रोना आदि, इसे हम क्रिया बोलेंगे। जैसे जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोल देंगे क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पढ़ना, इस पढ़ना में ये जो पढ़ है ना, ये मूल रूप है इसका। ठीक है, तो इसका मूल रूप क्या हुआ? पढ़। इसे हम बोलेंगे धातु। चलिए बात करते हैं क्रिया के प्रकार की। तो इस 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है प्रयोग और संरचना के आधार पर। रचना के आधार पर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। और प्रयोग के आधार पर 6 तरह की क्रियाएं बताई गई हैं। सामान्य की क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर। तो उसमें सबसे पहली आती है अकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट हो जाता है। अब ये कर्ता और कर्म होते क्या हैं? अब ये हमारा एक टॉपिक रहता है कारक, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, यानी कि जो किसी कार्य को कर रहा है उसे हम बोलेंगे कर्ता। ठीक है, और कर्म क्या होगा? कार्य, जो कर्ता कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ सोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक कौन पढ़ रहा है? सोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ? कर्ता। उसी तरह सोहन क्या कर रहा है? सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ना क्या हुआ? उसका कर्म। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि जब क्रिया का प्रभाव, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है उसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है और उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, उसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। और इसके हम एग्जाम्पल देखें तो पहला है सूर्य उगता है, बच्चा रोता है। यहाँ पर रोना जो है ये एक सामान्य क्रिया है। ठीक है, रोना, खाना, पीना, ये सारी सामान्य क्रियाएं हैं। यहाँ पर मेन फोकस किस बात पे है कि कौन रोता है? बच्चा रोता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमें कौन का जवाब मिल जाए, जब हम, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन बच्चा रोता है, हम क्वेश्चन करेंगे कौन रोता है, तो कौन रोता है? बच्चा। लेकिन जब हमें क्या का उत्तर ना मिले, यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या कि क्या रोता है? नहीं बोल सकती है। तो जब हमें कौन का तो जवाब मिल रहा है लेकिन क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, उसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन बोलती है जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा बिना कर्म के भाव स्पष्ट नहीं होता। यानी कि यहाँ पर एक सीधी सी शर्त है कि हमें कर्म चाहिए ही चाहिए, बिना कर्म के हम नहीं बता सकते कि ये सकर्मक क्रिया है या नहीं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ कि मोहन साइकिल चलाता है। अब कौन साइकिल चला रहा है? मोहन। मोहन क्या चला रहा है? साइकिल। और चलाता है, ये तो हमारी सामान्य क्रिया है ही, तो हमें सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक होता है। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को हम बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें कौन का जवाब मिल रहा है तो वो होगी अकर्मक क्रिया, लेकिन जब कौन के साथ साथ हमें क्या का जवाब भी मिल रहा है तो वो होगी सकर्मक क्रिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ इसी एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। मैंने यहाँ पर बोला कि मोहन साइकिल चलाता है। अब मैं क्वेश्चन करूँगी कि कौन साइकिल चलाता है? जवाब आया मोहन। ठीक है, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरा क्वेश्चन मैंने किया कि मोहन क्या चलाता है? जवाब आया साइकिल, तो इसका भी हमें उत्तर मिल गया।
तो ये क्या हुई, सकर्मक क्रिया। वे जो हमारी सकर्मक क्रिया है ये दो तरह की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब है जहाँ पर एक ही कर्म है, जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखो, मोहन साइकिल चलाता है, तो मोहन क्या कर रहा है इस वक्त, साइकिल चला रहा है, एक ही कर्म कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम एक कर्मक क्रिया। दूसरी है द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, नौकर मालिक को पानी पिलाता है। नौकर है, ये क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है। किसे पानी पिला रहा है, मालिक को, और क्या पिला रहा है, पानी। ठीक है, दो कर्म हो गए, तो इसे हम बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। कर्मक की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे वाक्यों में पहला जो शब्द होगा ना वो सजीव होगा और दूसरा जो होगा वो निर्जीव होगा। ठीक है, पहला शब्द आ गया सजीव मालिक और दूसरा क्या आ गया, पानी, ये निर्जीव आ गया, तो इसे हम बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि पिता ने पुत्र को फल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, पुत्र है, ये क्या है, सजीव है, और दूसरा क्या है, फल है, ये क्या है, निर्जीव है। यानी कि जब दो कर्म आए किसी भी वाक्य में और पहला कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव आए तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। रचना के आधार पर तो हमने कर लिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। इसमें सबसे पहली है सामान्य क्रिया। ये बोलती है जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे सकर्मक क्रिया का एक कर्मक भाग था। ठीक है, दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित करे। ठीक है, खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन किसी दूसरे को बोल रहा है। एग्जाम्पल, अशोक मोहन से खाना मंगवाता है। ठीक है, तो अशोक यहाँ पर खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि मोहन को बोल रहा है कि तू मेरा खाना लेके आ। तो ये क्या हुई, प्रेरणार्थक क्रिया। एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कविता सीमा से पत्र लिखवाती है। यहाँ पर कविता खुद पत्र ना लिख के सीमा को बोल रही है कि पत्र लिखो, तो ये क्या हुई, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की हम डेफिनेशन देखेंगे, जो क्रिया एक से अधिक मूल धातुओं के मेल से बनती है उसे हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे राकेश ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर कौन सी मूल धातु आ गई है, एक खाना में खा और खा लिया में भी खा, दो मूल धातुएं आ गई, तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। उसी तरह पूजा खाना बना रही है। अब पूजा क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो एक तो आ गई खाना और दूसरी आ गई बना रही है, तो ये दो मूल धातुएं आ गई, इसे हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि रोहन अपने बेटे को सुला चुका होगा। अब यहाँ इस वाक्य में एक तो आ गया सुला और दूसरा आ गया चुका, दो मूल धातुएं आ गई है ना, तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। है पूर्वकालिक क्रिया। डेफिनेशन है इसकी, जब कर्ता एक क्रिया करते ही दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं बोलूँ अशोक पढ़कर सो गया। अब अशोक ने क्या किया, पढ़ा और सो गया। ठीक है, तो ये जो है ना अशोक पढ़कर, तो पढ़ा जो है वो उसकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। वैसे ही राम अभी काम करके आया है। सबसे पहले राम ने क्या किया है, अपना काम किया है, फिर आया है, तो जो ये काम करके आया है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार है हमारा नाम धातु क्रिया। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई भी प्रत्यय लगाकर बनती है और उनसे जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे मैं बोलूँ हाथ। ठीक है, हाथ संज्ञा है एक, जब मैंने इसमें प्रत्यय लगा दिया याना तो ये क्या बन गया, हथियाना। वैसे ही अपना, अपना में जब मैंने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया, अपनाना। उसी तरह चिकना,
चिकना में भी मैंने ना प्रत्यय लगा दिए तो ये क्या बन गया, चिकनाना। तो इसे क्या बोल देंगे हम, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, यहाँ पर क्रिया की बात की गई है, जैसे चलना, रोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, जो सामान्य क्रियाएं हैं हमारी उनकी बात की गई है। जैसे मैं बोलूँ चल, एग्जाम्पल है चल, इसमें मैंने ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, चलना। अगर मैं ता प्रत्यय लगाती हूँ तो क्या बनता है, चलता। और अगर कर लगाती हूँ तो क्या बनता है, चलकर। तो इसे हम बोलेंगे कृदंत क्रिया, जिसमें हम क्रिया में लगा रहे हैं कोई भी प्रत्यय, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ लिख, लिख क्या है, क्रिया है, लेकिन जब मैंने इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया, लिखना। ता प्रत्यय लगाऊंगी तो क्या बनेगा, लिखता। और कर लगाऊंगी तो क्या बनेगा, लिख कर, ठीक है। हम लोग ना बहुत ही जल्दी ये सारे टॉपिक जल्दी कंप्लीट करके MCQs करेंगे, उससे आपको ये टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। अब हमने बात कर ली रचना के आधार पर और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर, लेकिन कुछ ऐसे क्रियाएं भी होती हैं जो इस हेडिंग में नहीं आती हैं, ये अलग से ही क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली क्रिया है सहायक क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता करती है, ठीक है। सहायक मतलब सहायता करने वाली क्रिया, जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, या मैं बोलूँ रमा ने पुस्तक मेज पर रख दी। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जिनके प्रयोग के बिना हमारा वाक्य पूरा ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं सीधे बोल दूँ अशोक पुस्तक पढ़ता, तो हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है। यहाँ ने पुस्तक मेज पर रख, पूरा नहीं हुआ वाक्य। तो अंत में क्या लगाया है हमने, है, और इधर भी क्या लगाया है, दी। तो इन्हें हम बोलते हैं सहायक क्रियाएं, जिनसे हमारा वाक्य हमें कंप्लीट लगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी तत्कालीन क्रिया। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो और प्रथम क्रिया के साथ ते तथा ही लगा हो, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया की तरह लगेगा, लेकिन इसमें मैंने पहचान बताई है कि इसमें वाक्य के साथ या क्रिया के साथ ते और ही लगा होगा। एग्जाम्पल है इसका, वह पानी पीते ही चला गया। अब देखो ते आ गया है ना, और ही भी आ गया, ये क्या हुई हमारी तत्कालीन क्रिया। उसी तरह अशोक के आते ही मोहन रो पड़ा, तो इसमें भी ते आया है और ही आया है, तो ये क्या हुई हमारी तत्कालीन क्रिया। अंतिम प्रकार है हमारा सजातीय क्रिया, जो बोलती है कि जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी होती है उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे हम बोले भारत ने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पर लड़ाई लड़ी में लड़ाई कर्म है और लड़ी क्रिया है, तो दोनों में ही लड़ धातु का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे सजातीय क्रिया। उसी तरह जब हम बोलते हैं हमने खाना खाया, तो खाना हमारा कर्म है, खाया क्रिया है, दोनों में ही खा धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे भी हम बोलेंगे सजातीय क्रिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रिया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी स्पीड बहुत ही स्लो लगती है पढ़ाने में, तो इसे आप 1.5 की स्पीड में देख लिया करिए। इसके अलावा ये थी आज की हमारी वीडियो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।